नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 10 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शुरुआत सबसे पहले होगी बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी जानकारी यह है कि माफिया मुख्तार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुख्तार को जेल में सुपीरियर क्लास की सुविधा देने का आदेश रद्द हो गया है। लोअर कोर्ट को सिर्फ सिफारिश का अधिकार है। हाईकोर्ट का यह कहना, आदेश मानना या फिर नामंजूर करना यह सरकार का अधिकार। जेल में सुपीरियर क्लास सुविधा का हकदार नहीं है मुख्तार। हाईकोर्ट की यह दलील। हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की, मुख्तार अंसारी गैंगस्टर, बाहुबली, दुर्दांत और आदतन अपराधी है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका को मंजूर करते हुए आदेश दिया। और देखिए, यूपी सरकार की याचिका में गाजीपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में सुपीरियर क्लास की सुविधा दिए जाने का आदेश दिया गया था, लेकिन इस आदेश को रद्द कर दिया गया है। यूपी सरकार ने गाजीपुर कोर्ट के इसी आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। यूपी सरकार का कहना था कि उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 के मुताबिक अदालत को सुपीरियर क्लास देने की केवल संस्तुति करने का अधिकार है। मानना या फिर अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार राज्य सरकार को ही है। तो ऐसे में देखिए, इस याचिका को रद्द कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। 58 आपराधिक केस मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज है। और देखिए, यूपी मदरसा बोर्ड ने बड़ा फैसला सुनाया है। मदरसों में एनसीईआरटी किताबों के जरिए ही पढ़ाई होगी। मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होगा। मदरसों के शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग की तरह ही मदरसों में भी अब पढ़ाई होगी। यूपी के मदरसों में अब एनसीईआरटी किताबों से पढ़ाई होगी। देखिए, ये एक बड़ा फैसला। मदरसों में भी अब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होगा। शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। मदरसों के शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बड़ा फैसला। बेसिक शिक्षा विभाग की तरह ही मदरसों में अब पढ़ाई होगी। भारतीय कुश्ती महासंघ में पहलवानों और अध्यक्ष के बीच अब दंगल शुरू हो गया है। आज अचानक से दिल्ली के जंतर मंतर पर जाने माने रेसलर ने धरना शुरू कर दिया। महिला यौन शोषण समेत कई आरोपों को लेकर अध्यक्ष को हटाने की मांग कर दी। धरना देने वाले इन रेसलर्स में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत तमाम चेहरे नजर आए। लगाया कि आप नेशनल खेलो। जब मैंने नेशनल के लिए मेडिकल लगाया है तो बोलते हैं कि नहीं खेलोगे तो आपको नहीं खेलने दिया जाएगा। तो ये जबरदस्ती का मतलब बैन लगा देंगे। और सीधा मेरे पे तो इतना बार आता है कि इनडिसिप्लिन। क्यों हूँ मैं इनडिसिप्लिन? क्योंकि मैं बोलती हूँ। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊँ। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए। कवर अप नहीं था, वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की। और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद। वो चीज़ें हमारे पास वीडियो भी है। आप कोचिज को गाली दे रहे हैं, कोचिज का काम भी खुद कर रहे हैं और रेफरी का काम भी खुद कर रहे हैं और प्रेसिडेंट तो है ही। तो सब कुछ अपने आप ही कर रहे हैं, फिर दूसरों की क्या जरूरत? आप ही करवा लो बैठ के। नाराज पहलवानों ने पीएम मोदी से भी शिकायत करने की बात कही है। और इसी बीच दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष ने ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। वो अरेस्ट होना चाहिए और जितने भी कोचेस का नाम सामने आ रहा है उन सब के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लड़कियों ने, ये शेरनियां हैं, ये देश के लिए लड़ी हैं। आज ये क्या अकेले यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठेंगी? और इनके आंसू देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अपने ऊपर लगे इन आरोपों को लेकर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और केसरगंज सीट से भाजपा के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने सफाई भी दी है। कहा है कि वो हर तरह की जांच को तैयार हैं। आरोप सही हुए तो मैं फांसी लगा लूंगा। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने। कि सांसद जी ने, ब्रिजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मुजफ्फरनगर से खबर है, भाकियू अध्यक्ष का बड़ा बयान। भैसाना मिल पर महापंचायत में नरेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो आत्मदाह करूंगा, नरेश टिकैत का ये बयान। 11 फरवरी तक गन्ना भुगतान होना चाहिए। नरेश टिकैत की तरफ से देखिए चेतावनी दी गई है। भाकियू अध्यक्ष की तरफ से ये बड़ा बयान। भैसाना मिल पर महापंचायत में नरेश टिकैत ने कहा कि अगर गन्ना भुगतान 11 फरवरी तक नहीं हुआ तो आत्मदाह करूंगा। ये चेतावनी नरेश टिकैत ने दी है।
11 फरवरी तक गन्ना भुगतान हो जाना चाहिए। एक महापंचायत के दौरान नरेश टिकैत ने यह बयान दिया और किसानों को लेकर देखिए गन्ने की समस्या को लेकर, गन्ने की पेमेंट को लेकर यह बयान दिया गया है। 10 फरवरी तक पिछला सारा भुगतान हो जाएगा, जितना भी 85-90 करोड़ रुपए का भुगतान है वो 10 फरवरी तक कर देंगे। वाराणसी में अपहरण के बाद साड़ी व्यापारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इस घटना को फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया गया था। सबसे पहले तो हत्यारोपियों ने 3 महीने तक कारोबारी की रेकी की, इसके बाद बीमा के बहाने बुलाकर इसका अपहरण कर लिया और फिर रंगदारी मांगी। कारोबारी के खाते से 2 लाख रुपए निकालने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया और गंगा में शव फेंक दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, शव की तलाश जारी है। 14 जनवरी को भेलूपुर थाना क्षेत्र के गौरीगंज में रहने वाले महमूद आलम का अपहरण हुआ था और अब देखिए हत्या की बात सामने आ रही है। 3 महीने तक पहले रेकी की, फिर बीमा के बहाने किडनैपिंग। महमूद आलम जो निवासी रोहिला फूलपुर के भेलूपुर के हैं, इनके बेटे के द्वारा थाने पे सूचना दी गई कि इनके पिताजी ने लगभग 6 बजे के आसपास इनको फ़ोन करके बताया कि वे संकट में हैं और 8 लाख रुपए की व्यवस्था करने के लिए कहा। पुलिस ने तत्काल अपहरण का अभियोग दर्ज किया और हमारी सर्विलांस की टीम, स्वाट की टीम और थाना भेलूपुर की पुलिस के समन्वित प्रयास से लगातार हम लोग इस तलाश में लगे रहे कि घटनाक्रम क्या है और उसी के क्रम में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। खबर अयोध्या से है। लापता महंत का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। 1 हफ्ते से गायब है नरसिंह मंदिर के महंत और महंत रामशरण की तलाश में 4 जिलों की पुलिस लगी हुई है। 6 महीने पहले महंत ने हत्या की आशंका जताई थी। अयोध्या, कुशीनगर, प्रयागराज और अम्बेडकर नगर पुलिस को तलाश है। बताया ये जा रहा है कि 10 जनवरी को महंत प्रयागराज में स्नान करने के लिए गए थे, लेकिन तब से वापस नहीं लौटे हैं। अब पुलिस की 4 टीमें लगाई गई हैं। सीओ अयोध्या के नेतृत्व में, इंस्पेक्टर अयोध्या के नेतृत्व में सर्विलांस टीम को लगाया गया है। इसके अलावा चौकी इंचार्ज रायगंज को भी लगाया गया है। ये प्रकरण थाना कोतवाली अयोध्या में स्थित नरसिंह मंदिर का है। अंशुमान तिवारी द्वारा थाना कोतवाली अयोध्या में ये सूचना दी गई कि जो मंदिर के महंत हैं वो 10 तारीख को प्रयागराज स्नान करने के लिए गए थे, तब से नहीं लौटे हैं। भदोही में इनकम टैक्स की छापेमारी से हड़कंप मच गया। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर टीम ने छापा मारा और कई कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी की टीम ने छापेमारी की। आरएमसी कंपनी और शेख भुल्लन कंपनी पर यह छापेमारी हुई है। बड़ी खबर, भदोही में इनकम टैक्स की छापेमारी से हड़कंप। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर टीम ने यह छापेमारी की और कई कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी की टीम ने यह छापा मारा है। आरएमसी कंपनी और शेख भुल्लन कंपनी पर छापेमारी की गई है। बड़े उद्यमियों पर आयकर विभाग का यह छापा, बड़े उद्यमियों पर भदोही में इनकम टैक्स की छापेमारी से हड़कंप मच गया। और देखिए, दिल्ली की सत्ता के लिए दक्षिण से 2024 चुनाव का बिगुल फूंकने की तैयारी है। तेलंगाना में विपक्षी तीसरे मोर्चे पर फोकस दे रहे हैं और देखिए किस तरीके से फोकस दिया जा रहा है, ये पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि 2024 के चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हर विपक्षी दल के लिए। और इसी बीच देखिए कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस नए अभियान में जुटी हुई है। 26 जनवरी से शुरू होने वाले कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर आज पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर बैठक हुई और इसमें सभी 75 जिलों के पार्टी नेताओं की जिम्मेदारियां तय की गई। साथ ही साथ सभी 849 ब्लॉक में प्रभारी नियुक्ति करने का फैसला हुआ। इस अभियान के तहत कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क करेंगे। यह अभियान 3 चरणों में चलेगा। पहले स्तर पर गांव, ब्लॉक और बूथ स्तर पर पदयात्रा होगी। दूसरे स्तर में जिले में अधिवेशन और तीसरे स्तर पर राज्य स्तर में रैलियों का आयोजन होगा। और सभी राज्यों की राजधानियों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी महिला वोट बैंक को पार्टी से जोड़ने की कोशिश में जुटेंगी। यह माना जा रहा है कि फरवरी में प्रियंका गांधी लखनऊ के दौरे पर आ सकती हैं। हालांकि अभी इस अभियान को भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार ही बताया जा रहा है और इसके तहत लोगों तक राहुल गांधी की चिट्ठी पहुंचाई जाएगी जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों समेत तमाम मुद्दों की बात होगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए कांग्रेस ने सभी राज्यों में प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। उत्तर प्रदेश का प्रभारी हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को बनाया गया और उत्तराखंड का प्रभारी यूपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को बनाया गया है। हर विधानसभा से अपने
जिम्मेदार जो हमारे कन्वीनर हैं या जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स वगैरह हैं, उन सबको आप अपने उनको सूचना पहुंचा दें, उनको मैसेज दे दें कि उन लोगों को इस तरह की यात्राओं का शुभारंभ करना है, क्योंकि हम लोगों को ऊपर से बहुत स्पष्ट निर्देश प्राप्त हैं कि ये है भारत जोड़ो यात्रा का एक विस्तारीकरण है। देखिए, जिस तरह से जिस लक्ष्य को लेके आदरणीय राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उसी लक्ष्य के साथ ये तय हुआ था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में कि ये यात्रा हर प्रदेश में प्रदेश मुख्यालय से लेकर ब्लॉक तक जाएगी। उसी के क्रम में, उसी की तैयारी में आज ये हमारी प्रिलिमिनरी एक मीटिंग हुई है। दिल्ली की सत्ता के लिए दक्षिण से 2024 चुनाव का बिगुल फूंकने की तैयारी है। तेलंगाना में विपक्षी तीसरे मोर्चे पर फोकस कर रहे हैं और इसी सिलसिले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की रैली में पहुंचे, जहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत तमाम विपक्षी नेता एक साथ में नजर आए। खम्मम में केसीआर की रैली में भारी भीड़ नजर आई। कहीं न कहीं इसे 24 का शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। और देखिए, इस रैली में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला, कहा कि अब केंद्र की सरकार जाने वाली। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। लेकिन हम तो अपने प्रदेश में देखते हैं जहां पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। जैसे ही चुनाव आ गया है, इन्होंने तय कर लिया है कि जगह जगह इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे। भाजपा ने अखिलेश के बयान पर भी निशाना साधा है और कुर्सी वाला तंज कसा है। की राजधानी हैदराबाद में हम लोग हैं। हैदराबाद में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रतिबद्धता के साथ अपने ऑफिसर के साथ, माननीय मंत्रीगणों के साथ हम लोग आए हुए हैं और प्रातःकाल से ही शाम तक लगातार सेशंस चलेंगे। विभिन्न उद्योगपतियों से हमारी बात होगी और शाम को हम लोग रोड शो करेंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यहीं आए हुए हैं और वो तीसरे फ्रंट की तलाश में है। उत्तर प्रदेश की विकास की मुख्य धारा में ले जाने के लिए आदरणीय योगी जी की पूरी ताकत और लगन के साथ लगे हुए हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी कुर्सी की भूख को मिटाने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में दौड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को ध्यान से देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश में नंबर 1 पर आने वाला है और हम आर्थिक मोर्चे पर भी शीघ्र ही नंबर 1 पर आ जाएंगे। अब ये चुनाव जब आते हैं तो इस तरह की गतिविधि ये लोग करते हैं, लेकिन थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट का जो भी अवधारणा है कभी देश की राजनीति में सफल नहीं हो पाई है। और देश की और प्रदेश की जनता एक स्थायी सरकार चाहती है, स्थायी नेतृत्व चाहती है। अखिलेश की इसी रणनीति को लेकर विपक्षी नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बसपा, कांग्रेस और सुभा सपा ने भी इस पर अपनी राय रखी है। ये हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान हमारा शुरू हो रहा है, इसमें आदरणीय दीदी प्रियंका जी पूरे देश के हर एक राज्य में एक दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचेंगी। खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात कहें तो वो यहाँ की प्रभारी हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव। एक गोल लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बगैर कांग्रेस के गोल मजबूत नहीं होगी। अलग अलग गोल बनाएंगे लोग। कांग्रेस अलग गोल बनाए, केसीआर अलग गोल बनाए, ममता जी अलग बनाए, सब लोग अलग अलग गोल बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। गोल एक होनी चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए। दोबारा से भाजपा के अध्यक्ष बने जेपी नड्डा कल से मिशन यूपी पर हैं। कल वो सबसे पहले वाराणसी आएंगे, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद 20 जनवरी को गाजीपुर में जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
अब बात बस्ती की करते हैं, जहां पर सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है और पीएम मोदी ने कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर उद्घाटन किया। इस मौके पर तमाम दिग्गज मौजूद रहे, सीएम योगी भी मौजूद रहे। यहां पर प्रधानमंत्री ने सांसद खेल कुंभ में आए खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ बात करने के लिए सांसद हरीश द्विवेदी जी हैं। क्या कॉन्सेप्ट है आखिर इस सांसद खेल महाकुंभ का? आज प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने इस खेल का उद्घाटन कर दिया है, कितने दिनों तक चलेगा? पूरा इसकी रूपरेखा क्या तैयार होगी? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने खेल महाकुंभ का शुभारंभ गुजरात में करवाया था और 2021 में प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को निर्देशित किया कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों को और ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों को उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनको आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराना। इस दृष्टि से सांसद खेल महाकुंभ का आप लोग आयोजन करिए। 2021 में मैंने आयोजन किया था, उस समय आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे। उस समय हमने प्रयास किया कि हमारे अधिकांश खिलाड़ी जो विभिन्न खेलों में भाग लेते हैं वो शामिल हो, लेकिन जिले स्तर पर किए थे तो तमाम ऐसे गाँव के खिलाड़ी छूट गए थे। इस नाते इस साल हमने ब्लॉक स्तर पर इसको आयोजित किया। 22 प्रकार के खेल और 8 प्रकार की अन्य गतिविधियां, जिसमें 5 प्रकार के खेल ब्लॉक स्तर पर और 2 प्रकार की अन्य गतिविधियां जिसमें निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इन सारी प्रतियोगिताओं में 3 लाख विद्यार्थी और 1 लाख के आसपास खिलाड़ी भाग लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।